हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सरल क्लासेस। इस लेक्चर में हम करने वाले हैं कक्षा 12वीं के भौतिक विषय के अध्याय 1, जिसका नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का सॉल्यूशन। इससे पहले हमने इसके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं और जो रिक्त स्थान सही जोड़ी है और जो एक वाक्य में उत्तर है उनका सॉल्यूशन कर लिया है। यदि अभी तक आपने उन्हें नहीं देखा है तो इस 12th के फिजिक्स क्वेश्चन बैंक की जो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से जाके आप उसे देख सकते हैं। वहाँ पर सारे ही लेसन्स का सॉल्यूशन आपको मिल गया है, विजिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए हम शुरुआत करते हैं इसके जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन की उनका। यहाँ पर लगभग 3 प्रश्न बचे हुए थे, हम उनका सॉल्यूशन प्राप्त कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है हमारे सामने वो इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 1, सूखे बालों को कंघी करने से कंघी कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने लगती है, लेकिन यदि बाल गीले हों तो नहीं करती, क्यों? आपने अक्सर देखा होगा कि यदि हम सूखे बालों पर यदि कंघी रगड़ते हैं, घिसते हैं तो उसमें एक आकर्षण का गुण आ जाता है, लेकिन यही कंडीशन हम गीले बालों पर अप्लाई करते हैं तो वह कागज़ के टुकड़ों को आकर्षित नहीं कर पाता। इसका कारण क्या है तो वह हम इसके आंसर में जानते हैं। देखिए यहाँ पर हम इस प्रकार से इसका उत्तर लिखेंगे कि सूखे बालों पर कंघी करने पर घर्षण विद्युत के कारण, क्या शब्द आता है यहाँ पर, घर्षण विद्युत के कारण कंघी आवेशित हो जाती है, जिससे उसके पास छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों को लाने पर उसके पास वाले सिरे पर विपरीत प्रकार का आवेश प्रेरित हो जाता है और 2 विपरीत प्रकृति के आवेशों में आकर्षण होता है। तो ध्यान रहे, विद्युत प्रेरण के कारण उसमें क्या होता है, विद्युत घर्षण के कारण उसमें एक विपरीत आवेश आ जाता है और विपरीत आवेश आ जाने से उनके मध्य आकर्षण होता है, इसलिए जो कागज है वो कंघी की ओर आकर्षित होने लगते हैं। इस प्रकार कंघी में छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को आकर्षित करने का गुण आ जाता है, लेकिन गीले बाल स्वयं विद्युत के सुचालक होते हैं। जो गीला होता है, गीले बाल विद्युत के सुचालक होते हैं, इसलिए क्या होगा, अतः आवेश एक बिंदु पर एकत्रित नहीं हो पाता है, जिससे कंघी अनावेशित ही रहती है, यानी कि वो आवेशित ही नहीं हो पाती है, चार्ज नहीं हो पाती है। इस कारण से उसमें कागज के टुकड़ों को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न नहीं होता है। तो ये मेन कारण था। उसके बाद दूसरा प्रश्न ये आता है कि विद्युत प्रेरण किसे कहते हैं, कि ये विद्युत प्रेरण होता क्या है और प्रेरण द्वारा किसी वस्तु को कैसे आवेशित किया जाता है, ये हमें समझाना। तो विद्युत प्रेरण क्या होता है, तो देखिए जब किसी आवेशित छड़ को विद्युत रुद्ध स्टैंड पर रखे किसी अनावेशित चालक के पास लाया जाता है तो अनावेशित चालक के पास वाले सिरे पर विजातीय आवेश तथा दूरवर्ती सिरे पर सजातीय आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस क्रिया को आवेश का प्रेरण या फिर स्थिर विद्युत प्रेरण कहा जाता है। क्या करते हैं हम कि जब किसी आवेशित छड़ को विद्युत रोधी स्टैंड पर रखे किसी अनावेशित चालक के पास लाते हैं तो अनावेशित चालक के पास वाला जो सिरा होता है उस पर विजातीय आवेश आ जाता है और जो दूर वाला हिस्सा होता है उस पर सजातीय आवेश उत्पन्न हो जाता है और इस क्रिया को हम विद्युत प्रेरण कहते हैं। अब इसकी व्याख्या भी हमें करना थी, थोड़ा बड़ा चढ़ा कर इसको लिखना था, तो हम इस प्रकार से इसको लिखेंगे। आप यहाँ पर यह डायग्राम देख सकते हैं। इस डायग्राम में क्या हो रहा है मेनली कि हमारे पास ये एक अनावेशित छड़ थी जिस पर कोई चार्ज नहीं था, तो हम इसको यानी कि जो ए बिंदु है, ए चालक है, हम ए चालक में पॉजिटिव आवेश से इसको बी और सी जो अनावेशित था उसके पास में लेके आते हैं। तो क्या होगा, इस ए के जो पास में या बी सिरा है तो इस पे इस प्लस का विपरीत यानी कि माइनस आवेश इसमें आ जाता है और जो सी सिरा से दूर है उसमें धन आवेशित आ जाता है। और सेकंड जो चित्र है बी वाला, इसमें हम करते हैं कि हम इस सी बिंदु को पृथ्वीकृत कर देते हैं। अब पृथ्वीकृत करने से क्या होगा कि पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन आते हैं और यहाँ पर जो धन आवेश रहे हैं उनको ये निष्फल कर देंगे, तो खाली चार्ज यहाँ पर नेगेटिव बचा रहेगा और यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है। फिर हम जब इसको हटा देंगे
तो यहाँ पर कौन से चार्ज बच जाएंगे केवल, तो यहाँ पर अर्थ वाले यानी कि माइनस आवेश ही बच जाएगा। तो इस प्रकार से ये पूरी की पूरी विद्युत प्रेरण की विधि है। तो हम इसका वर्णन इस प्रकार से कर सकते हैं कि जब धन आवेशित क्षण ए को चालक बी BC के सिरे B के पास लाया जाता है तो चालक BC के मुक्त इलेक्ट्रॉन क्षण A के धन आवेश से आकर्षित हो जाते हैं। फलस्वरूप B पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है तथा C सिरे पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, जिससे सिरा B ऋणावेशित तथा सिरा C जो है यह धन आवेशित हो जाता है। जब क्षण A को हटा लिया जाता है तो इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित या प्रतिकर्षित करने का कोई गुण या आवेश नहीं रहता है, अतः इलेक्ट्रॉन चालक BC में पुनः पूर्ववत गति करने लगते हैं। फलस्वरूप BC पुनः अनावेशित हो जाती है। यदि चित्र 1.4 B की भांति जब सिरे C को पृथ्वीकृत कर दिया जाता है तो पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन सिरे C की ओर चलने लगते हैं, जिससे वह सिरा अनावेशित हो जाता है, किंतु सिरे B के इलेक्ट्रॉन क्षण A के धन आवेश के कारण आकर्षण बल से बंधे रहते हैं। चित्र 1.4 C की भांति जब हम क्षण A को हटा देते हैं तो सिरे B के बद्ध इलेक्ट्रॉन पूरे चालक BC में फैल जाते हैं और चालक BC में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होने के कारण वह ऋणावेशित हो जाता है। इस प्रकार यदि BC के सिरे B के पास ऋणावेशित क्षण लाया जाए तो ठीक विपरीत क्रिया होती है। इस क्रिया से चालक BC को धन आवेशित किया जा सकता है। तो इस प्रकार से हम इसका वर्णन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ अगला क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन है कि चुंबकीय बल रेखाओं और विद्युत क्षेत्र रेखाओं में आपको कोई 2 गुण लिखने हैं। देखिए हम इसके अंतर इस प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ पर पहला अंतर हमने लिखा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं खुले वक्र बनाती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं कौन से वक्र बनाती है, तो ये खुले वक्र बनाते हैं, जबकि जब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं ये बंद वक्र बनाती हैं। तो मेन अंतर आपको ये ध्यान रखना है, एक खुले वक्र बनाती है और एक बंद वक्र बनाती है। दूसरा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं सदैव आवेशित पृष्ठ के लंबवत होती है। ये कैसे होती है, ये आवेशित पृष्ठ के लंबवत होती है। और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का चुंबक की सतह क्या है, ये चुंबक की सतह है के लंबवत होना आवश्यक नहीं है, ये किसी भी दिशा में हो सकती है। चुंबक की सतह के लंबवत होना आवश्यक नहीं है, बल्कि ये किसी भी दिशा में हो सकती है। उसके बाद है एक और हमने शामिल किया यहाँ पर कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं चालक के अंदर उपस्थित नहीं होती है। ये चालक के अंदर क्या होती है, उपस्थित नहीं होती है, बल्कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है चालक के अंदर यानी कि चुंबक के अंदर भी उपस्थित रहती है। उसके बाद चौथा प्रश्न हमारे पास आया है यहाँ पर, जो क्वेश्चन बैंक में शामिल है कि किसी बिंदु आवेश Q के कारण उससे r दूरी पर स्थित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हमें ज्ञात करना है। तो देखिए हम इस प्रकार से इसका जो सॉल्यूशन प्राप्त कर लेते हैं। इसके लिए पहले हम डायग्राम को समझते हैं। ये हमने यहाँ पे इसका डायग्राम लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि एक O बिंदु है, इस O बिंदु पर एक +Q आवेश रखा है। इस +Q आवेश से ये r दूरी पर एक बिंदु P है यहाँ पर, जहाँ हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो यहाँ हम एक काल्पनिक परीक्षण धन आवेश की कल्पना करते हैं और इस पर हम सबसे पहले बल निकालते हैं। जब हम बल निकालेंगे तो यहाँ पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर ये 2 आवेश हो गए, एक आवेश हो गया +Q और एक आवेश हो गया Q0 या Q नोड भी इसे बोला जाता है। तो हम यहाँ पर कूलाम के नियम का प्रयोग करके इन दोनों के मध्य बल निकाल लेते हैं। देखिए तो हमने लिखा, माना कि किसी बिंदु O पर +Q आवेश रखा है। इस आवेश से r दूरी पर बिंदु एक P है। इस बिंदु P पर जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, तो इसके लिए माना
बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q0 रखा है, तब कूलाम के नियम से Q0 आवेश पर लगने वाला बल का परिमाण, तो हम बल का परिमाण इस सूत्र से दे सकते हैं। F इक्वल टू, यदि यह वायु निर्वात में रखा है तब की बात हम कर रहे हैं, जहाँ पर K इक्वल टू 1 होता है, जहाँ पर K इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो F बराबर बनेगा 1/4πε0 Q0/r²। इसको हमने समीकरण नंबर 1 दे दिया यहाँ पर। फिर हमें पता है कि जो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण हम निकालेंगे, उसका फॉर्मूला होता है E बराबर F/Q0। क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है E बराबर F/Q0। तो इस F में इक्वेशन फर्स्ट से हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो जब इक्वेशन से हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो हमें विद्युत क्षेत्र मिलेगा। F की वैल्यू क्या है, तो हमें यहाँ F की वैल्यू रखनी है, तो ये होगा 1/4πε0, ये तो हो गए सही। फिर होगा Q0/r² और इसके अपॉन में होगा Q0। तो यहाँ आप देख सकते हैं Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा E इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। और विद्युत क्षेत्र है तो यहाँ पर इसका मात्रक हम लिखेंगे न्यूटन पर कूलाम। इस प्रकार से हम इसका सॉल्यूशन यहाँ पर कर सकते हैं, आंसर ला सकते हैं। यदि यहाँ के बाद आप सदिश रूप में इसे लिखना चाहें तो सदिश रूप में इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जो होगा E वेक्टर इक्वल टू 1/4πε0 Q/r² r कैप। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप इसको सदिश रूप में भी लिख सकते हैं। यदि यहाँ पर कोई माध्यम अवेलेबल होता है तो उस पर हम K नियतांक लिख सकते हैं, यानी कि फॉर्मूला बना सकते हैं। E इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास है, यहाँ पर है स्थिर विद्युत के अंतर्गत कूलाम का नियम लिखिए तथा व्याख्या कीजिए। तो कूलाम के नियम को तो हमने यहाँ पर शामिल कर लिया है, व्याख्या आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से इसकी व्याख्या का PDF प्राप्त कर सकते हैं। देखिए यहाँ हमने लिखा कि कूलाम के नियमानुसार दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है, और यह बल आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश से लगता है, और इस नियम को हम कूलाम का विट्लो-मर्ग नियम भी कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं को परिभाषित कीजिए और इनके महत्वपूर्ण गुण भी लिखिए। देखिए ये परिभाषा है आपके सामने कि विद्युत क्षेत्र रेखा विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक या चिकना वक्र है जिसके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। यानी कि एक काल्पनिक वक्र है जो हमें विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर जब खींचते हैं तो वहां विद्युत क्षेत्र की दिशा को ये रिप्रेजेंट करती है। इन क्षेत्र रेखाओं के जो गुण है वो निम्नलिखित है। पहला इसका गुण है, पहली विशेषता इसकी है कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है ये धन आवेश से उत्पन्न होती है और ऋण आवेश पर ये खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। दूसरी विशेषता है कि विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर रखे धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। उसके बाद थर्ड है इसकी विशेषता कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींची गई प्रत्यास्थ क्या है, ये प्रत्यास्थ डोरे की भांति लंबाई में सेकंड की चेष्टा करती है।
इसी कारण से विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है। विजातीय में क्या होता है? आकर्षण होता है। उसके बाद विद्युत क्षेत्र रेखाएं अपनी लंबाई के लंबवत दिशा में परस्पर दूर हटने की चेष्टा करती है। परस्पर क्या करती है? ये दूर हटने की चेष्टा करती है। इसी कारण से सजातीय आवेशों में क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। उसके बाद अगली विशेषता है इसकी कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं खुले वक्र बनाती है। कौन से वक्र बनाती है? खुले वक्र बनाती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर कभी नहीं काटती है, ये एक दूसरे को नहीं काटती। ऐसा होता तो उस समय उस बिंदु पर दो विद्युत क्षेत्र होते, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। एक समान विद्युत क्षेत्र में खींचे गए विद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर समांतर होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है यहाँ, विद्युत संबंधी गॉस का नियम लिखिए। तो गॉस ने एक नियम दिया था जो कि था वायु निर्वात में। इस नियम के अनुसार वायु निर्वात में किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी आकार के बंद पृष्ठ से होकर अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संपूर्ण संख्या, यानी कि विद्युत फ्लक्स, पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश क्या है यहाँ पे? उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये गॉस ने नियम दिया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, गॉस की प्रमेय का उपयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि आवेशित खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का कोई अस्तित्व नहीं होता है। तो इसका आंसर भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, +5 माइक्रोकुलाम तथा -5 माइक्रोकुलाम के दो आवेश एक दूसरे से 1 मिलीमीटर की दूरी पर स्थित है। द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। देखिए, द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? द्विध्रुव क्या होता है? तो द्विध्रुव होता है कि ऐसा निकाय जिस पर दो आवेश हो लेकिन वो विपरीत हो। तो देखो यहाँ विपरीत आवेश है और उनके मध्य की दूरी अत्यल्प हो, तो विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। और उन दोनों के एक आवेश और दूरी के गुणनफल जो बनता है, उनका गुणनफल द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। तो वो ज्ञात करना है। तो इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रश्न के अकॉर्डिंग यहाँ पर दिया गया है कि Q1 = +5 माइक्रोकुलाम है और 1 माइक्रोकुलाम बराबर होता है 10⁻⁻6 कुलाम। क्या होता है ये? 10⁻⁻6 कुलाम। तो +5 माइक्रोकुलाम है तो ये हो जाएंगे +5 × 10⁻⁻6 कुलाम, और ये -5 माइक्रोकुलाम है तो ये हो जाएगा -5 × 10⁻⁻6 कुलाम। बाद लास्ट क्वेश्चन इस पार्ट का कि 3 × 10⁻³ न्यूटन प्रति कुलाम के विद्युत क्षेत्र में स्थित प्रोटॉन पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। देखिए, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, इन पर जो आवेश होते हैं ना, वो आवेश समान होते हैं। 1.6 × 10⁻⁻19 कुलाम होते हैं। विद्युत क्षेत्र दिया हुआ था E = 3 × 10⁻³ न्यूटन पर कुलाम, और प्रोटॉन पर आवेश तो होता है Q = 1.6 × 10⁻⁻19 कुलाम। बल निकालना था तो बल का फॉर्मूला होता है F = QE। ये आपका पहला ही ऑब्जेक्टिव है जो इस क्वेश्चन बैंक में दिया गया था। F = QE होता है। वैल्यूज पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो वह हो गया 1.6 × 10⁻⁻19 × 3 × 10⁻³ संख्याओं का गुणा करते हैं। तो 1.6 का गुणा इस 3 के साथ में किया तो ये हमें मिला 4.8। गुणे में घातें जुड़ती है तो इसकी घात और इन दोनों घात को हमने जोड़ दिया चिन्ह के अनुसार। तो -19 + 3 तो -16 मिले। बल निकाल रहे थे तो F बराबर यहाँ पर आंसर आ गया 4.8 × 10⁻16 न्यूटन।